हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 यानी कि व्रत के बारे में। तो सबसे पहले हम व्रत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं इस व्रत में क्या क्या होता है, व्रत के क्या उसके भाग होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं व्रत के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे व्रत के बारे में। देखिए व्रत किसे कहते हैं। एक गोला, उसे हम व्रत कहते हैं, यानी एक ऐसी आकृति जो गोल हो, यानी कि ऐसी हो, गोल पहियाकार, सिक्काकार, यानी कि इस प्रकार इस आकृति की जैसी हो, गोलाकार हो, वो हमारी व्रत कहलाती हैं। व्रत मीन्स भी गोल ही होता है, गोल। जो आकृति गोलाकार दर्शाएगी उसे हम व्रत कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा होगी, व्रत उन सभी बिंदुओं का समूह है जो फिक्स पॉइंट पर एक दूरी को फिक्स करते हैं, उसे हम व्रत कहते हैं। आइए हम लिख देते हैं व्रत की परिभाषा। लिखेंगे व्रत, तो हम लिख लेंगे व्रत उन सभी बिंदुओं का समूह है जो किसी एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स दूरी पर स्थित हो, उसे हम व्रत कहते हैं। यानी कि फिक्स पॉइंट, ये व्रत का जो केंद्र होगा उसी को हमने यहाँ पर फिक्स पॉइंट माना है। फिक्स पॉइंट पर एक फिक्स दूरी पर स्थित हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो फिक्स तो है ही। मतलब मान लो हमने ये जो लंबाई है वो हमने 3 सेंटीमीटर ले ली है, तो ये हमारी फिक्स दूरी है। हमें पता है ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसी को हम व्रत कहेंगे। व्रत उन सभी बिंदुओं का समूह है। सभी बिंदु कौन कौन सी हैं? जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक बिंदु ले ली, यहाँ ले ली, यहाँ ले ली, यहाँ, ऐसे करते करते बहुत सारी बिंदु हो जाएंगी। तो वही हमें दर्शाया है कि बिंदुओं का समूह जो किसी एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स दूरी पर स्थित है। यानी कि ये बिंदु है, ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स दूरी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी को हम व्रत कहेंगे। तो इस प्रकार हमने व्रत पढ़ लिया है। अब आगे बात करते हैं व्रत का केंद्र। अभी मैंने आपको व्रत का केंद्र बताया था, फिक्स पॉइंट, उसी को हम व्रत का केंद्र कहेंगे। यानी मान लीजिए ये हमारी मध्य बिंदु है, यानी कि ये हमारा मध्य है, एक व्रत का ये हमारा मध्य है, यानी कि इस व्रत का ये मध्य बिंदु है, इसी को हम व्रत का केंद्र कहेंगे। यानी कि यही हमारा व्रत का केंद्र है, ये फिक्स पॉइंट है, इसी को हम व्रत का केंद्र कहेंगे। यानी कि ये व्रत है, इस व्रत का केंद्र ये है, तो ये हमारा एक व्रत का केंद्र हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या किसे कहते हैं? यानी कि फिक्स पॉइंट पर फिक्स बिंदु का दूरी। ये जो दूरी है हमारी, ये दूरी है, इसी को हम त्रिज्या कहेंगे। यानी कि ये जो होती है ये हमारी क्या होती है? मध्य बिंदु है, यानी ये हमारी मध्य बिंदु है, व्रत का केंद्र है। तो व्रत के केंद्र से व्रत के किनारे तक, यानी कि व्रत की रेखा तक, व्रत के केंद्र से तो इतने बीच की जो दूरी है वो हमारी त्रिज्या कहलाएगी। यानी मान लीजिए इसकी है 3 सेंटीमीटर। यदि पूछा जाए प्रश्न में कि व्रत की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है तो इसको बनाकर दर्शाइए, तो हम कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले हम इसको नापेंगे कि हाँ ये 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद हम इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही आकृति नहीं बनी है। तो इस प्रकार से ये हमारे त्रिज्या कहलाएगी। मध्य बिंदु से व्रत के केंद्र तक, यानी कि मध्य बिंदु से व्रत की रेखा तक ये जो दूरी होगी वो हमारी त्रिज्या कहलाएगी। तो अगर हम बात करें व्यास की, व्यास क्या होता है? देखिए व्यास हमारा होता है, जो त्रिज्या होती है उसका ही डबल हमारा व्यास होता है। मान लीजिए ये हमारी त्रिज्या है और इसको यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक जोड़ दें, तो इतनी जो दूरी बनकर आई है ये हमारी व्यास कहलाएगी। यानी कि व्यास उसे कहते हैं जो एक बिंदु से, यानी कि ये बिंदु है, यहाँ पर बहुत सारी बिंदु होती हैं, तो एक बिंदु से मध्य बिंदु से होती गुजरती हुई दूसरी बिंदु पर मिलाई जाए वो हमारी व्यास कहलाती है। अब देखिए इसको समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने ये पॉइंट ले लिया और इस रेखा, ये जो रेखा है ये हमारी मध्य बिंदु से होकर दूसरी रेखा से जुड़ी है, दूसरे बिंदु से जुड़ी है, ये हमारी व्यास कहलाएगी। अब मान लीजिए ये जो रेखा है, अब आप पूछोगे इतनी ही है और रेखा नहीं हो सकती है? हो सकती है। अगर हम यहाँ से ले लें यहाँ तक
और इस रेखा को मिला दें, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो ये भी हमारी व्यास बन जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, यानी कि बिंदु वो सामने होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये बिंदु है और दूसरी बिंदु ये है तो ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा कि इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़िए, वो तो पहले से ही जुड़ी हुई है। और मान ले इस बिंदु से हमें याद करना है यहाँ तक, और इसको होने में ऐसी ही रेखा आएगी और ये मध्य बिंदु से होती हुई आएगी तो वो हमारी व्यास कहलाएगी। यानी कि इतनी सारी रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं बन सकती है। ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये बन जाएंगी, ये बन जाएगी, ठीक है। यानी कि बहुत सारी रेखाएं जो है हमारी बन जाएंगी, एक वृत्त में व्यास बन जाएंगी बहुत सारी रेखाएं। अब ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग का। देखिए अब हम बात करते हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग का। तो देखिए अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है, पहले हमें वृत्त बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। इसको हम लिख लेंगे वृत्त का केंद्र। अभ्यंतर और बहिर्भाग, अभ्यंतर क्या होता है, अभ्यंतर ये पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है ये हमारा अभ्यंतर होता है। ये जो पार्ट होगा यानी कि वृत्त के अंदर का जितना भी हमारा, मतलब कि वृत्त के अंदर का जितना भी ये स्थान है ये सभी हमारा अभ्यंतर कहलाएगा। और वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त के बीच वाला वृत्त का केंद्र है। अब बात करें बहिर्भाग का। बहिर्भाग क्या होता है, ये भाग। अब बोलो कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो यही भाग हमारा बहिर्भाग कहलाता है। कैसे कहलाएगा, क्योंकि बहिर मीन्स बाहर, बहिर से ही हमें पता चल रहा है बाहर का भाग, बहिर्भाग यानी कि बाहर का भाग हमारा बहिर्भाग कहलाएगा। तो ये हमारा बहिर्भाग हो जाएगा, ये हमारा बहिर्भाग हो जाएगा। यानी कि वृत्त के बाहर हो, वृत्त के बाहर की कुछ चीज पूछी जाए प्रश्न में कि वृत्त के बाहर का इतना ये ज्ञात कीजिए, वो ज्ञात कीजिए, तो वो हमारा बहिर्भाग होगा। अगर अंदर का पूछा जाए तो वो हमारा अभ्यंतर होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक आकृति द्वारा और बता दे रही हूँ। या मान लीजिए हमने एक आकृति ले ली, मान लीजिए हमने ये आकृति ले ली, ये 5 भुजाओं की हमने आकृति ले ली। इसके अंदर ही हमने बना दिया ये गोल वृत्त, ठीक है, ये इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब देखिए बहिर्भाग और अभ्यंतर यहाँ पर कहाँ होगा, ये होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा अभ्यंतर हो जाएगा। यानी कि वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर, और ये जो भाग, ये जितना भी भाग है ये हमारा होगा बहिर्भाग। यानी कि ये भाग, ये वृत्त के बाहर का भाग जितना भी होगा वो हमारा बहिर्भाग कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभ्यंतर और बहिर्भाग किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे जीवा के बारे में। देखिए जीवा क्या होता है, हमने परिभाषा में आपको बताया था बहुत सारी बिंदु जो एक फिक्स बिंदु पर फिक्स दूरी बनाती हैं उसे हम वृत्त कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी बिंदु हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी बिंदु हैं। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु लेनी है, मान लीजिए हमने एक बिंदु ये ले ली और ये बिंदु हमने यहाँ पर ये एक ले ली। अब इन बिंदुओं को हमें जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, सिंपल है, इस प्रकार से हम ये कर देंगे, इस प्रकार से हम ये कर देंगे तो यही हमारा जीवा कहलाएगा। इसको हम जीवा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु को मिलाने की जो रेखा होती है, दोनों बिंदुओं को जो मिलाया जाता है उसे हम जीवा कहते हैं। अब मान लीजिए ये लाइन छोड़कर, मान लीजिए ये लाइन से इस लाइन तक, यहाँ तक मान लिया हमने, कोई याद नहीं, तो ये भी हमारी जीवा कहलाएगी। अगर देखिए यहीं पर अगर क्या होता, इस बिंदु से यहाँ तक जोड़ने में, तो ये हमारी जीवा होगी नहीं होगी, ये हमारी व्यास हो जाएगी क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, ये हमारी व्यास हो जाएगी। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया तो ये हमारी जीवा होगी। लेकिन अगर हम कह दें यहाँ से हमने ये ले लिया तो ये हमारी व्यास हो जाएगी। यानी कि अगर मध्य बिंदु से होकर हमारी रेखा चली गई तो वो हमारी व्यास हो जाएगी। और अगर जीवा यानी कि मध्य बिंदु से होकर नहीं गई है तो हमारी जीवा कहलाएगी, ठीक है।
और त्रिज्या तो आपको पता ही है, यानी कि आधा व्यास का आधा त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। यानी कि व्यास हमारा ये हो गया और व्यास का आधा ये हो गया, यानी कि मध्य बिंदु से एक बिंदु तक ये हमारी त्रिज्या है। ये हमारी यानी कि आधा त्रिज्या, मध्य बिंदु से होकर व्यास और बिंदु से बिंदु होकर मध्य बिंदु नहीं आई, जीवा। ठीक है, व्यास, जीवा और त्रिज्या आपने समझ ली है। हम आगे बात करते हैं वृत्तीय क्षेत्रफल की।